नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 6 के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। डेयरी एंड फिश प्रोडक्शन के ऊपर हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम एक एक चीज जो है वो बारीकी से इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। यानी कि हम कोर्स रोड मैप को देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक के बारे में, इसके इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या फोकस करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। रिवोल्यूशन के बारे में हम जानेंगे। देन हम जानेंगे जेनेटिक्स एंड ब्रीड के बारे में, कैटल के, बफेलो, शिप्स, गोट, पोल्ट्री, सभी कुछ इसमें हम देखने वाले हैं। देन हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स के बारे में। देन हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल इंजन प्रिंसिपल्स, फीडिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाता है तो हम बात करने वाले हैं मॉडर्न एग्रोनॉमिक्स की ब्लूप्रिंट को। ठीक है, इस चीज को हम समझेंगे अलग अलग। पहले हम समझेंगे न्यूट्रिशनल साइंस को, ठीक है, कि कैसे पोषण किया जाता है, क्या साइंस है इसके पीछे पालन पोषण का। देन हम समझेंगे वेटनरी डायग्नोसिस को। उसके बाद हम समझेंगे एडवांस रिप्रोडक्शन सिस्टम। फिर समझेंगे हम डेयरी इंजीनियरिंग के ऊपर, कैसे जो है एक सीड बनाया जाता है, प्रॉपर कैसे केयर की जाती है, कैसे जो है ये बिजनेस चलाया जाता है। देन हम समझेंगे मॉडर्न एक्वा कल्चर को, यानी कि फिशरीज में हम समझेंगे इस चीजों को। तो पूरा हम डिटेल में बात करने वाले हैं, कैसे जो है वो आप इसको आसान से समझ सकते हैं। ये मेरा दायित्व बनता है कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं। बस आपसे एक निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें और ध्यानपूर्वक देखिए। चाहे तो आप नोट्स कर सकते हैं, नोट डाउन करें। खैर आपको नहीं भी करना है तो इसका नोट जो है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक साइम्बोसिस के बारे में, यानी कि कृषि और उद्योग। कृषि उद्योग में आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है हमारा क्रॉप, ठीक है, क्रॉप पे हर चीज डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा है एनिमल। ठीक है, अब क्रॉप और एनिमल को हम क्यों इस चीज को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, क्यों हम आपको बता रहे हैं, हम एक साइकिल भी समझाने वाले हैं कि जो हमारा साइकिल है, जो हमारा लाइफ साइकिल है, वो कैसे डिपेंड करता है इस चीज पे, कैसे लाइफ स्टॉक को हम इससे रिलेट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है इस चीज को। तो एनिमल हस्बेंड्री का सिंपल आसान भाषा में समझो तो एनिमल्स को पालना और मैनेज करना फॉर मिल्क मीट एक पर्पस, तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, अगर वही डेयरी की बात कर लेते हैं तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को हम डेयरी कह देते हैं। और फिशरीज आपको पता है कि फिश ब्रीडिंग, रेयरिंग और हार्वेस्टिंग को हम फिश प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये क्लियर है। तो आपको मैं दो चीजें बताने वाला हूँ। पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि डेयरी के बारे में, फिर बताऊंगा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर सिर्फ आपको जो ये फिगर में दिख रहा है, सिर्फ आपको काऊ नहीं दिखेंगे। काऊ, काऊ, ऑक्स, बफेलो, ये सब नहीं दिखेंगे। इसके अलावा भी बाकी जो जानवर होते हैं उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, कैसे जो है ये वर्क करता है। तो पहले जो है वो आपको साइकिल आपने पढ़ा होगा, जो कैसे साइकिल चलता है। हम जो है हम पेड़ पौधे को छोटे कीट खाते हैं, कीट को उसके बड़े जीव खाते हैं, उससे बड़े जीव खाते हैं, फिर एनिमल उसको खाते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता है। लेकिन हम यहाँ पे वो नहीं समझने वाले, हम ये समझने वाले हैं कि एनिमल से क्या क्या हमें फायदा हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक में ही आ जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री लाइफ स्टॉक के अंदर, कि हमें क्या फायदा होने वाला है एनिमल से। ठीक है, फायदे की बात कर रहे हैं तो हम बिजनेस की बात करेंगे यहाँ पे। पहले एनिमल से क्या क्या मिलता है ये देख लीजिए। एनिमल जो है वो ह्यूमन कंजप्शन जो है वो भी दिखाया जाता है कि कैसे कैसे कंज्यूम करते हैं। नॉट फॉर द, हम बात कर रहे हैं कि इसका बाई प्रोडक्ट कैसे है। तो इसके हम जो है मिल्क वगैरह हम ले लेते हैं इससे। ठीक है, इससे ड्राउट पावर हम कराते हैं, जैसे कि जो बैल वगैरह होती है उससे हम क्या कराते हैं, उसे हम टीलेस कराते हैं, मतलब खेतों में जो कहते हैं हल चलाना या खेत जोतना, तो जुताई वगैरह का काम करते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो यहाँ से हमें प्राप्त होती है। इसकी जो काऊ डंग होती है, मतलब जो गोबर होती है, उससे हम मैन्योर का काम करते हैं। इससे बायोगैस भी बनते हैं। और इससे जो सीड्स वगैरह है, वो सीड्स वगैरह या लाइफ स्टॉक के फीड है वो हम इसको एनिमल को देते हैं। देन वो हमें बाई प्रोडक्ट देती है। तो ये साइकिल चलते रहता है। ये खाद जो है वापस से हम उसको ग्रोथ के लिए डालते हैं, फिर ग्रोथ होता है, वो ग्रेजिंग करती है। तो ये सर्कल 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 चलती रहती है। तो हम एक चीज से हम कई ज्यादा जो है मुनाफा कमा रहे हैं, कई ज्यादा चीजों का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसे ही हम कहते हैं बिजनेस। बिजनेस इन द सेंस कि सिर्फ वन वे नहीं होता है, ये टू वे होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज ही करते हो
और एक चीज के अलावा दूसरी चीज नहीं करते हो। कहने का मतलब अगर आपने किसी चीज का आप अगर पैकेजिंग का अगर आपने यूनिट चालू किया है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका पैक करने का काम है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम है, मार्केटिंग का भी काम है। तो यहाँ पर हम ये चीज ही देखने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पे जानते हैं कि हमें क्या होता है, फाइनेंस के अंदर हम जानते हैं तो हमें इसका इंश्योरेंस भी लेना होता है। जैसे कि हम अपना लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं LIC वगैरह से, वैसे ही इंश्योरेंस कराया जाता है एनिमल का। क्योंकि अगर बाई चांस कि एनिमल का डेथ हो जाए या फिर कोई ऐसा कॉज हो जाए जिससे एनिमल की क्या हो, मृत्यु हो जाए, और देन हमें क्या लॉस देखने को मिले। क्योंकि एक एनिमल को रियर करने में, एक एनिमल को परचेज करने में आपको पता है कि इसकी कॉस्ट जो है वो अराउंड 50K टू 1 to 2 लाख तक भी जाती है, डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा ब्रीड है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। फूड की बात कर लिया है हमने कि मिल्क प्रोड्यूसर होता है 187 मिलियन टन्स पर ईयर, हर साल 187 मिलियन जो है वो दूध का प्रोडक्शन होता है। डॉर्फ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम जो बुलॉक्स वगैरह है उसको हम यूज करते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा कम गया है मैकेनिकल पावर। ठीक है, फ्यूल को बचाने के लिए हम इसको करते हैं, लेकिन अभी भी हम इसकी जो है यूज में ला रहे हैं इसे। ठीक है, देन हम फर्टिलाइजर और फ्यूल वगैरह इसमें बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि पुअर मैन्स का जो सीमेंट का काम करता है, FIM वगैरह इससे हम बनाते हैं। तो ये जो है हमारे GDP पे भी अच्छा एक रोल प्ले करता है, साथ में आपके इनकम भी जनरेट कराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं ग्लोबल स्टील सेंसेक्स के बारे में। अब सेंसेक्स में हम जानेंगे यानी कि जो गणना होती है उसके ऊपर। तो अगर हम बता देते हैं कि टोटल लाइव स्टॉक मिल्क प्रोडक्शन जो है कैटल बफेलो का, वो फर्स्ट रैंक पे है। गोट फिश प्रोडक्शन की बात करें तो सेकेंड नंबर पे है, और थर्ड की बात करें तो सीप में एक प्रोडक्शन हमारा थर्ड नंबर पे है। ठीक है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन 2019 की बात कर लेते हैं तो जो है मेजर स्पेसीज की, तो यहाँ पे कैटल जो है 35.94% में थे, गोट 27.80%, पिग 1.69% और सीप 13.87% एंड बफेलो 20.45%। इतनी तादाद में जो है वो डाटा आपको देखने को मिल रही है। ये हमारा गणना हुई थी ये पशु की, तो उसके हिसाब से है। तो अभी भी अगर आपको एक बेसिक जानकारी और फैक्ट भी दे देता हूँ, अगर आपको ऐसे इस तरीके का ईयर होता है, ठीक है, इस तरीके का ईयर होता है किसी भी पशु का, पशु कहने का मतलब कि इस तरीके का ईयर देखने को मिलता है आपको, जो कि इंसानों से अलग होता है। जैसे मान लो बफेलो हो, काऊ हो, तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा, यहाँ इस साइड से एक टैग टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है, आपको टैग देखने को मिलेगा इस तरीके का, यहाँ पे एक टैग देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह लिखे रहेंगे। तो ये टैगिंग से ही जब गणना होती है तो इसको टैग्ड किया जाता है, ताकि इससे तो दो फायदे होते हैं। एक तो अगर मान लो ये खो भी गया है तो इसे वापस से मिल जाएंगे दूसरे को कि ये फलाना आदमी का है, फलाना फलाना जगह का है, ये गाय है, तो आप इसे इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरा है कि जब आप गणना करते हो तो ये कोई इंसान नहीं है जो इसका आपका फेस से पहचान करके, इसके आधार से पहचान करके वो काउंटिंग करोगे। जब ये गणना होती है घर टू घर, असबल मतलब कहने का मतलब जैसे कि आप देखते हो कि जो डेयरी वगैरह होती है वहां पे, या फिर जो खटाल वगैरह होती है वहां पे, तो जब गणना होती है तो टैगिंग किया जाता है। तो इस टैगिंग को देख करके आप जब भी देखोगे तो हैरान ना हो, ये टैगिंग सिर्फ इसी पर्पस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो यूनिट है, लाइवस्टॉक की यूनिट है, मतलब कि पशुधन की इकाई जो है, तो आपको पता होगा कि काऊ जो है वो 1.0% में है, जो बुलॉक्स है 1.2, यंग स्टॉक की बात कर लेते हैं सीप तो 0.6, बफेलो 1.2 और सीप गोट की बात करें तो 0.2। ये एग्जांपल है 120 मिलियन गोट इक्वल टू 120 इंटू 0.2 इक्वल टू 24 मिलियन काउ इक्विपमेंट्स। तो ये अभी हमने डाटा तो बताया है, लेकिन आपको खर्च भी आपको बताएंगे कि एक जानवर को पालन पोषण में कितना खर्च होता है, कितना यूजेस होते हैं, कितने बेनिफिट्स हम इससे अर्न करते हैं। ये टोटली जो आपका चैप्टर है, ये एक तरीके का आपको लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर पूरा बिजनेस के ऊपर है, कैसे फेजेस काम करते हैं। और कह दे तो आपको कह सकते हैं आई ओपनिंग भी ये लेक्चर हो सकता है, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं जाना है कि एक्चुअल में DD काम कैसे करता है, कैसे जो है इससे हम
अर्निंग करते हैं, कैसे जो है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें बेनिफिट होता है, लॉसेस वगैरह होता है, ये सब आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ये व्हाइट रिवोल्यूशन बात कर लेते हैं। व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो मिल्क के लिए ही लाया गया था, व्हाइट रिवोल्यूशन, जो कि 1970 में लॉन्च किया गया था एनडीडीबी द्वारा। क्रिएट किया गया था नेशनल मिल्क ग्रिड लिंकेज विलेज कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कोऑपरेटिव्स। तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म, इसका ये फुल फॉर्म है, देख लीजिए, नेशनल मिल्क ग्राइड लिंकेज विलेज कोऑपरेटिव्स। इसमें 700 प्लस सिटीज को यूज किया गया था आनंद पैटर्न पे। ठीक है, देन व्हाइट रिवोल्यूशन का कॉज भी हमको आपको बताने वाले हैं, जिसमें हमने मिल्क को इंक्रीजमेंट के ऊपर बात किया था, जो हमने रूरल जो इनकम्स है उसको बढ़ाने की बात की थी, और रीजनल कंज्यूमर प्राइसेस की बात की थी। मतलब जो आपको मिल्क का जो अभी प्राइस रेट देखने को मिल रहा है, तो ये अप्स और डाउन्स टाइप के नहीं। अगर मान लो ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको 10 10 लीटर मिलेगा, ठीक है, मतलब 10 रुपए लीटर मिलेगा, कहीं पे आपको 60 रुपए लीटर मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेजरली जो है आपको एक ही रेट में देखने को मिलेगी। ठीक है, देन तब से ये चीजें स्टार्ट हुई। फेज वन की बात कर लेते हैं, 1970 टू 1980 की, जब ये फाइनेंस्ड जो सेल है, ईईसी, जो कि स्किम्ड मिल्क पाउडर जो है वो बनाने की उस समय से स्टार्ट किया है, बटर ऑयल लिंकेज वगैरह। क्योंकि जो मिल्क सेट्स वगैरह है वो 4 मेजर सिटीज में जाते थे, जो कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इसे हमने क्या काम करना शुरू कर दिया, हमने काम किया प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग में आपको ही पता है कि किसी भी जो चीजों का वैल्यू बढ़ाना, या फिर उसको लंबे समय तक हम बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, उसे हम प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के थ्रू ही करते हैं। प्रोसेस किया हुआ मिल्क आपको जब मिलता है, जो कि कंडेंस्ड मिल्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी 6 महीने तक भी आराम से आप इसको रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल अगर दूध को आप रखते हो तो एक से दूसरे दिन फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये इसका एक प्रोसीजर है, जिससे मिल्क जहां तक नहीं पहुंच सकता, हर जगह जो है वो अवेलेबल नहीं था, काऊ वगैरह हर जगह उतनी जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ज्यादा फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो एक तरीके से बिजनेस भी हमने बढ़ाया, दूसरी तरफ हमने अच्छी इनकम भी कमाई, और लॉन्ग टाइम तक हमने इसको स्टोर करके भी रखा। तो ये जो पैकेज्ड मिल्क आपको देखने को मिलता है, कई तरीके के पैकेज मिल्क होते हैं। एक आपको दिखेगा, सिंपल आपको दिखेगा, जैसे जो पैकेज में दिखते हैं, जैसे कि आप कंपनी की बात कर लेते हैं, तिमुल सुधा की बात कर ले, मदर डेयरी की बात कर लेते हैं, या फिर वेकना, वेरका, बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, अमूल। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो मिल्क आता है जो होता है पैस्चुराइज्ड। ठीक है, पेस्चुराइज्ड मिल्क होता है, जिसे हाई टेम्परेचर पे हीट करके सडन उसको कूल डाउन किया जाता है। ये एक तरीका है जिससे आप मतलब खराब होने से बहुत समय तक इसको बचा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है। लेकिन जो प्रोसेस, जो कंडेंस्ड मिल्क होता है, उसकी अलग से प्रोसेसिंग होती है, वो अलग होता है, जिसकी आप उसको अगर फ्रीज में स्टोर भी करना चाहे तो लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, 1981 टू 1995 की बात कर लेते हैं, जो कि मिल्क सेड एक्सपेंड करके 136 कंट्री तक पहुंची थी, जो कि 43,000 विलेज कोऑपरेटिव्स को कवर किया गया था। 4.25 मिलियन प्रोड्यूसर्स हमें मिले थे। डोमेस्टिक पाउडर प्रोडक्शन जो है वो 22K टू 140K टन चला गया था, मतलब 22,000 से लेके 1,40,000 टन तक चला गया था। जो आप पाउडर देखने को आपको मिलता है, मिल्क पाउडर, जिसे हम इंटरनेशनली सेल करते हैं, मतलब जो यहाँ से अपने इंडिया से जिसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट तो मिल्क एक्सपोर्ट उतना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट भी ज्यादा जाएगा, और साथ साथ में आप ज्यादा समय तक इसको स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी खाने वाले चीजों को हम जो है ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, उसको एक्सपायरी डेट एक सीमित होती है। जैसे मेजरली जो है वो 6 मंथ तक होता है, 6 मंथ टू 1 ईयर तक देखने को मिलता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो 2 ईयर तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो फेज थ्री की बात कर लेते हैं, 1995 टू 1996 की। तो जहाँ पे 173 मिल्क शेड्स बने, 1988 टू 1989 में 72,000 कोऑपरेटिव्स इंट्रोड्यूस किए, R&D इन्वॉल्व, यहाँ पे इनोवेशन हुई। ठीक है, यहाँ पे वैक्सीन, बाईपास और प्रोटीन फीड वगैरह भी बनाए गए। तो ये इसका जर्नी था।
जो व्हाइट रिवॉल्यूशंस के बाद ये सब लाए गए, ठीक है। अब हम जानते हैं कैटल और बफेलो जेनेटिक्स के बारे में, क्या होता है इन दोनों के बीच में, क्या अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच में नस्ल के जो है क्या अंतर है। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सोटिक ब्रीड, जो कि विदेशी नस्लें है, जो कि है हॉल्स्टेन फ्रीजियन, जो कि हाई मिल्क प्रोड्यूसर है, जिसकी रैपिड जो है वेट बढ़ती है, इसमें दूध की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। और ये जो है, जो एचएफ जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये इसका जो दूध है वो ज्यादा फैट इसमें नहीं होता है, ठीक है। लो फैट होता है, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो इसकी दूध जो है वो थोड़ी सी पतली आपको देखने मिलेगी, इसकी क्वालिटी थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। एज पर आपको गिर और सहीवाल की बात कर लेते तो इसमें बेटर एडेप्टेबिलिटी है, हॉट क्लाइमेट में आसानी से ये रह सकता है। आपको डिजीज और पैरासाइट से रेसिस्टेंस होते हैं, इसमें डिजीज वगैरह उतना नहीं लगता है, ठीक है। अगर वही बेफेलो की बात कर लेते हैं, बेफेलो सेक्शन की, जो कि मुर्रा होता है, मेहसाना होता है, तो ये ग्लोबल क्लेम किया जाता है कि इसे हम क्या करते हैं, एक्सपेंसिवली और हाई फैट रिच मिल्क माना जाता है। जो मुर्रा का जो आपको दूध देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा देखने को मिलता है, और बहुत ज्यादा इसमें फैट पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडिजिनस शिप्स ब्रीड्स की। तो आप इसमें स्वदेशी भेड़ की नस्लें देख सकते हैं। पहला जो है हमारा मेचरी है, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जो कि मीट पर्पज से यूज किया जाता है। और ब्लैक बैंड्स ऑन हेड्स, इसको इसके ऊपर जो है ब्लैक बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग क्वाइल हॉर्न होते हैं मेल के, ठीक है। क्वाइल होते हैं, ऐसे मुड़े हुए टाइप के होते हैं, ये पहचानने का तरीका है। और वही उड़ीसा में है बालनगीर, जो कि मीडियम साइज का देखने को मिलता है, व्हाइट और लाइट ब्राउन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो है एक्सट्रीमली कोर्स और हेरी होते हैं, इसके ऐसे मुड़े मुड़े टाइप के। और दूसरा है हमारा, तीसरा है हमारा बंगाल का गैरोल, ठीक है। गैरोल जो है वो कॉम्पैक्ट ग्रे व्हाइट कलर का होता है, कोर्स डेंस प्लेन्स देखने को मिलते हैं, मल्टीपल बर्थ इसमें कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत सारे इसके बच्चे होते हैं। केंद्रापाड़ा की बात कर लेते हैं, उड़ीसा में ये पाया जाता है। सेकेंड इंडियाज जो है, इंडिया का सेकेंड और सिक्स्थ वर्ल्ड का है ये वाला ब्रीड, जो कि आपको देखने को मिलता है म्यूटेशन जीन से रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ट्विन और ट्रिपलेट्स एक मतलब बच्चे देते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर और हॉरिजॉन्टल ईयर्स देखे जाते हैं इसके। नीलगिरी जो है वो अगेन तमिलनाडु की है, जो कि फाइन वूल और कॉन्वेक्स फेस लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। रोमन नोज इसको कहा जाता है, रोमन नोज। नेशनल प्लांट सेफ फ्रॉम एक्सटेंशन, ये एक्सटेंट हो रहे हैं, मतलब ये विलुप्त हो रहे हैं, जिसको बचाने के लिए जो है वो अलग अलग प्लान बनाए गए हैं। मारेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, आपको अच्छे खासे फाइन लगेंगे, जेल भी जा सकते हैं। क्विक मेंशंस की बात कर लेते हैं, इसमें हम क्या क्या जो है कैचुअलिटी की बात कर लेते हैं। कैचुअलिटी की तो ये ब्लैक हेरी होता है, फिटनिंग रैम्स होते हैं इसमें, केंजूरी और मद्रास रेड में आपको हार्डी और ड्राइव टोलरेंट देखने को मिलते हैं। और उत्तरीची ब्लैक की बात कर लेते हैं तो ये कोर्स प्लेजी देखने को मिलते हैं। तो इसके रेडिंग किया जाता है, इससे वूल वगैरह निकाला जाता है। कुछ शिप्स होते हैं जिसके वूल ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्दर्न इंडिजिनस एक्सोटिक शिप की, जिसका नाम जो है अभिदेशी, जो कि है मेरिनो, डोरसेट, सुफॉल, रेम्ब्यूलेट, चेवियट और साउथ डाउन। ये ओवर हेरी देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नीलोर जो है टॉलेस्ट इंडियाज ब्रीड है, जो कि मटन पर्पस के लिए खा मतलब मीट के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और गड्डी जो है वो फाइन वूल और कुल्लू शॉल जो है फाइन वूल के लिए यूज किया जाता है। यूरेट जो है जम्मू एंड कश्मीर में लार्जेस्ट शिप ब्रीड है, जो कि कोर्स हेरी के लिए जाना जाता है। मगरा जो है बीकानेरी और चोखला के नाम से जानते हैं इसको, जो कि व्हाइट फेस होता है, लाइट ब्राउन आई पैचेस देखने को मिलते हैं। कारपेट और फ्लीस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पतनवाड़ी और पूंछी की बात कर लेते हैं तो रमन नोस और सिमिलर गाड़ी, बट ये लाइटर देखने को मिलते हैं कलर। कैरना की बात कर लेते हैं, जो कि प्रोमिनेंट रोमन नोज देखने को मिलता है। रोमन नोज इस ये थोड़ा सा दबे होते हैं, इसे रोमन नोज कहते हैं। कर्व्ड हॉर्न्स देखने को मिलता है, ऐसे मुड़ा हुआ टाइप का। नाली जो है वो राजस्थान का लाइट ब्राउन फेस और लार्ज पेंडुलर ईयर्स देखने को मिलते हैं, लंबे लंबे कानों वाले, ठीक है। सोनादी जो है राजस्थान में ही लॉन्ग लेग्स और हाईली अडेप्टेबल दिखते हैं, लंबे लंबे पैर वाले दिखते हैं वहां पे।
अब समझते हैं गोट ब्रीड का, जो कि पुअरमन्स काऊ भी बोलते हैं। पुअरमन्स काऊ क्यों बोलते हैं, आपको एक चीज बताता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि एक नवजात शिशु के लिए, मतलब बच्चों के लिए, माँ का दूध के अलावा, ठीक है, सबसे सुपाच्य क्या होता है? माँ का, इवन माँ का दूध के अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे सुपाच्य क्या होता है? तो वो होता है गोट का मिल्क। अगर आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, गोट का मिल्क बहुत ज्यादा सुपाच्य होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा भाई देखे जाते हैं। देन अगर हम काऊ की बात करें, तो देन आप काऊ का कंसिडर कर सकते हैं। तो गोट काऊ हम बोलते हैं पुअर मंस काऊ, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि आपको जो एक काऊ की प्राइस है वो 50K टू आपको 1 लाख 2 लाख तक भी जाती है, अच्छे ब्रीड की, अगर अच्छे नस्ल की आप लेते हैं तो। अगर वही हम बकरी की बात कर लेते हैं, तो अच्छे खासे बकरी की जो रेट है वो 5 के बिलो आपको मिल जाएंगे, उससे कम में भी मिल जाएंगे, 2000 3000 में भी मिल जाएंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जमुना पाड़ी की, जो कि लार्जेस्ट इंडियन ब्रीड है, जिसकी 45 to 60 kg डिस्टिंक्ट पैरोट माउथ अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये 45 से 60 kg तक हो जाते हैं इसके वेट जमुना पाड़ी के। बरबरी की बात कर लेते हैं, जो कि प्रोलिफिक ब्रीड है, जिसे हम अर्बन एरियाज में ज्यादा देखते हैं बरबरी को। ब्लैक बंगाल की बात कर लेते हैं, ड्वार्फ साइज होता है, छोटे साइज में देखने को मिलता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो कि प्रोलिफिसी आपको ट्विंस ट्रिपलेट्स देखने को मिलते हैं। इसके बच्चे जो है ईयर में आपको 2 बार ये बच्चे देते हैं, मतलब 6 मंथ की इसके साइकिल चलती है, जिसे हम एक मेंस्ट्रुअल फेज होता है इंसान में, लेकिन ऑस्टर फेज होता है ये एनिमल्स वगैरह में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। गंजाम जो है वो ट्विस्टेड कर्व का कॉन्स देखने को मिलता है, जो कि आपको पॉइंटिंग बैकवर्ड अपवर्ड्स देखने को मिलता है। इसकी जो साइकिल मैंने बताया था, ये है 6 मंथ का, जैसे कि जो इंसानों में होते हैं वो 9 मंथ के होते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट टू मच कंफ्यूज। एक्सोटिक ब्रीड की बात कर लेते हैं, तो ये गोट में है सैनीन, अल्पाइन, एग्नोनिवियन, टोगेनबर्ग, एंगोरा और बोएर, ठीक है। ये सब जो है वो गोट की वैरायटी है, हालांकि इंडिया में भी अब बहुत ज्यादा रेयर किया जा रहा है, आपको देखने को मिलेगा। बस आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप चाहते हैं एक्चुअल में कि इसके बारे में जाने थोड़ा सा डिटेल में, तो हमारे चैनल है एक एग्री फेयर, जहाँ पे डिटेल वीडियो बनाया गया है, भी प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं कैसे एक्चुअल में वो दिखते हैं और कैसे रेयर किया जाता है। बिजनेस के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, ठीक है, गोट फार्मिंग के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लें, ठीक है। अब समझ लेते हैं हम पोल्ट्री के बारे में, पोल्ट्री बिजनेस के बारे में, जो कि आपको जाननी चाहिए। गोट इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर की, तो सब जगह अलग अलग आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, नाम अलग अलग देखने को मिलेंगे, ब्रीड अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम कुक्कुट की नस्ल की बात कर लेते हैं, जो कि लाइबिलिटी 0 से लेकर 6 वीक तक रहती है इसकी, 96 to 98% ज्यादातर चांसेस, मतलब इसको हम मीट पर्पस के लिए रेयर करते हैं, मतलब चिकन के लिए कह सकते हैं आप, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रेड्स की बात कर लेते हैं, ग्रोथ रेट, ड्रेसिंग परसेंटेज और ब्रेस्ट मीट की बात करते हैं। तो ये डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं, इसमें डिजीज वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं। फीड कंजप्शन जो है वो 3 to 3.5 kg 6 वीक में खा जाते हैं, ठीक है, ये एवरेज है, ठीक है। टारगेट की बात कर लेते हैं, बॉडी वेट जो है 2 से 2.2, मतलब 2 किलो 200 ग्राम एवरेज माना जाता है, जो कि 35 to 42 डेज में ये तैयार हो जाते हैं। एफसीआर की बात कर लेते हैं, फूड कन्वर्जन रेशियो एफसीआर पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको एफसीआर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो देखिए, जब भी पोल्ट्री बिजनेस होती है तो आपको अगर सेल करना है, जैसे मानो कि 30 डेज कंप्लीट हो गए हैं, तो कभी कभी जो है कंजप्शन, अगर आप सीड, अगर आप इसको दाना मतलब फीड बढ़ा देते हो, ठीक है, कंजप्शन ज्यादा होती है, तो हो सकता है कि वेट बढ़ जाए। लेकिन फिर भी हम बिजनेस पहले इसकी एवरेज निकालते हैं, एफसीआर जो है वैल्यू निकालते हैं। 3 4 जो है वो मुर्गी को हम एक साथ अलग अलग वेट करते हैं, फिर साथ में वेट करते हैं, दिन में रेशियो निकालते हैं कि एवरेज रेशियो क्या हो रहा है, ठीक है। क्रॉप जो है ईयर की बात कर लेते हैं, 7 से 8 बैचेस पर सीड्स जो है एक साल में आप निकाल सकते हैं, मतलब लॉट निकाल सकते हैं, लेकिन 7 से 8 कह सकते हैं निकालने के लिए, लेकिन आपको बीच में गैपिंग करने की जरूरत है, ताकि बीच में जो है वो डिजीज ना मिले, मतलब कि जो आपने एक बारी जो लॉट कंप्लीट किया है, उसके बाद जब अब नए बच्चे ला रहे हैं,
मतलब कि जो चिक्स ला रहे हैं, उसके बीच थोड़ा-सा गैपिंग देने की ज़रूरत है। उसको थोड़ा-सा ड्राई होने दें, उसके ऊपर दवा वगैरह का स्प्रे करें, कीटनाशक वगैरह दें, पेस्टिसाइड वगैरह छीटें, ताकि पहले का जो जर्म्स वगैरह हो, जो कीड़े वगैरह हो, वो मर जाएँ। ठीक है? मतलब कहने का मतलब इससे फ्यूमिगेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा स्टरलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है। चलिए हम फार्मिंग समझ लेते हैं, कैटल हाउसिंग किस तरीके का देखने को मिलता है। मिक्स्ड फार्मिंग की बात कर लेते हैं, मिश्रित खेती जहाँ पे आपको क्रॉप भी लगाते हैं, लाइवस्टॉक भी आप लगाते हैं। मतलब एक साइड में आपका ये सीड हो गया, इस टाइप का आपको शेड देखने को मिलेगा, नाद साइड में देखने को मिलेगा जहाँ पे पानी पिए, बगल में खाना खाए, ठीक है? इस तरीके का आपको शेड बनाने को चाहिए, ताकि इस तरीके से बनाना चाहिए जो इसकी विंडोज़ वगैरह अगर आपको दिखे, तो वो डायरेक्ट आपको इस राइट साइड से आपको ना दिखे। मतलब कहने का मतलब अगर इस साउथ साइड से आपको ना फेसिंग देखने को मिले, ठीक है? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ से आप फेसिंग इसका रख सकते हैं। मतलब इसकी सन की जो इंटेंसिव सिस्टम है, जो सूरज की सुबह की रोशनी इसको मिले, लेकिन दोपहर की ना मिले, इस हिसाब से। एक्सटेंसिव सिस्टम आपको बनाना है, जहाँ पे बगल में आप इसकी चारा भी उगा सको और उसका शेड भी रखो, ताकि शेड से आप निकाल करके आप इसको ठंड में, धूप में भी रख सकते हैं या फिर नॉर्मल इसको थोड़ा-सा मूविंग एरिया में चरने के लिए भी छोड़ सकते हो। क्योंकि एनिमल्स का नेचर होता है नॉर्मली फील्ड में घूमना और अपने पसंद से चारा को चरना, ठीक है? तो इसके लिए आपको इन चीज़ों का फ़ोकस करना है, क्योंकि अगर आप ठीक है, अगर आप शहर के इलाका में आप देखते हैं अगर एक जगह बंधे-बंधे, तो आप बीमार कर रहे हो अपने जानवर को, अगर आप उसे फ्रीडम नहीं दे रहे हो, अच्छे तरीके से आप उसको पालन-पोषण नहीं कर रहे हो, तो एक जगह रह-रह के वो खराब हो जा रहा है। मिल्क की प्रोडक्शन तो लो होगी, साथ में उसकी हेल्थ भी क्या होगा, हेल्थ भी डाउन होते जाएगा, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको 2 चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं पोल्ट्री हाउसिंग की एनवायरनमेंट की कैसा होना चाहिए। ये हमारा एनवायरमेंटल डैशबोर्ड जो कि टेम्परेचर 22 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में बात करें 70 डिग्री से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% टू 60% होनी चाहिए। अमोनिया लेवल 25 पीपीएम से कम होना चाहिए, ठीक है? लिटर मॉइस्चर की बात कर लेते हैं 15% टू 25% होना चाहिए। ज़्यादा पानी-पानी भी नहीं होना चाहिए। और अमोनिया जो आपको पता है कि जो गोबर होते हैं, जो ये टॉयलेट करते हैं, जो डंग होते हैं उसमें अमोनिया गैस बनते हैं उससे। तो अगर आप ये साफ-सफाई अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप वहीं पे छोड़ देते हैं, तो उससे बीमार होते हैं, उससे कीड़े पैदा निकलेंगे और आपके एनिमल को हार्म करेंगे, ठीक है? ओरिएंटेशन में आपको ब्लूप्रिंट ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जो इसकी शेड वगैरह है, वो इस तरीके के शेड होने चाहिए, जो सन से प्रोटेक्ट करे, यूवी से प्रोटेक्ट करे। इस साइड से आपको ऐसे वेस्ट साइड से इस तरीके के ईस्ट-वेस्ट बनाने हैं, ताकि आपको नॉर्थ-साउथ की जो है फेसिंग से ज़्यादा धूप इसको ना देखने को मिले, ठीक है? वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। पैक्ड कभी भी ऐसे सीड्स ना बनाएँ। परफेक्ट पोल्ट्री सेट्स जो है आपको ये देखने को मिलेंगे इस तरीके का होता है। सेंटर हाइट जो है 12 से 14 फीट हाइट होनी चाहिए ऊपर वाला, जहाँ से इसकी अच्छी तरीके से वेंटिलेशन हो, जो एमोनिया गैस हो जो ऊपर से इज़िली रिलीज़ हो, जो अंदर की हीट हो वो ऊपर रिलीज़ हो सके। देन आपको इस टाइप का शेड्स देखने को मिलेगा। साइड वॉल से आपको यहाँ से साइड वॉल से आपको यहाँ पे बड़े-बड़े विंडोज़ देने चाहिए, लाइट्स वगैरह इसको चाहिए होते हैं। फिर आप डोर दोगे, उसके साथ-साथ यहाँ पे नाद भी आप लगाओगे, ठीक है? तो ये साइड वॉल जो है आपको डेढ़ फीट 1 से डेढ़ फीट का जो है सॉलिड बेस आपको देना होगा, उससे कम का अगर आप देंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई गाय-भैंस अगर आपस में टकराती है या फिर दौड़ती है, जो भी है इसका नेचर है एनिमल का, तो वो टूट भी सकता है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है? हाइट जो है 7 से 8 फीट इसकी हाइट रखें, ताकि वो बाहर जंप करके ना जा सकें और वेंटिलेशन ज़रूर रखें। विंडो में इवन सीलिंग में तो आप रखेंगे ही। फाउंडेशन की बात करें तो 3 से 5 फीट तक डीप फाउंडेशन करने की ज़रूरत है, ताकि रैट वगैरह इसमें ना घुसे। डोर की बात कर लेते हैं तो 6.5 टू 3 फीट आप मतलब साढ़े 6 हाइट जो है फीट की हाइट रखनी चाहिए और 3 फीट की चौड़ाई कम से कम रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी आपको रखने की ज़रूरत हो सकती है, तो अगर आप बाहर निकालते हैं इसको तो।
फ्री रेंज सेमी इंटेंसिव पोल्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए पोल्ट्री के बारे में हम बता दे रहे हैं, बहुत तरीके के पोल्ट्री बिजनेस होते हैं। बहुत तरह के अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। हम फ्री रेंज सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिससे हम कह देते हैं कि चाइनीज मुर्गा है या फिर देसी है, ठीक है। तो इस तरीके का जो मुर्गी देखने को मिलते हैं वो आपको फ्री रेंज सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि खुद चरते हैं, बाहर जाके कीड़े मकोड़ा खाते हैं, कुछ घास वगैरह भी थोड़े बहुत खा जाते हैं। तो उसको हम फ्री रेंज बोलते हैं। जो डेंसिटी है 250 एडल्ट बर्ड पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 250 एडल्ट बर्ड्स आप रख सकते हैं। रोटेशनल फील्ड यूज में आप ला सकते हैं। जो सोर्स होता है फीडिंग का वो फोरेजिंग वगैरह होता है, जो कुछ चारे वगैरह होते हैं उसको वो खाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक एक प्रोडक्शन के लिए बहुत सुटेबल माना जाता है, ठीक है। लो कैपिटल होते हैं, हाउसिंग कॉस्ट भी कम लगते हैं, लेकिन हाई प्रेडेटर रिस्क रहते हैं। अगर मान लो कुत्ते वगैरह, नेबले वगैरह, बिल्ली वगैरह आपको दिखे तो वो डैमेज कर सकते हैं, आपके जो मुर्गियां हैं उसको वो मार सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स में आता है, लेकिन प्रोज में लो कैपिटल लगते हैं और आपको फीडिंग का कॉस्ट भी कम आता है। सेमी इंटेंसिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो डेंसिटी जो है 750 बर्ड पर हेक्टेयर आपको देखने को मिलता है, ओपन यूज्ड फॉर डक्स, ठीक है, डक के लिए भी। जो पेन कंबाइंड की बात कर लेते हैं, रन और यार्ड की, तो एक एडल्ट बर्ड जो है वो 1 स्क्वायर फीट की जगह लेती है, वही 15 स्क्वायर फीट आउटसाइड में आप उनको लगता है। प्रोस की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिकली लैंड यूज नहीं होते हैं, फ्री रेंज रहते हैं। और कॉन्स की बात करें तो हाई फेंसिंग कॉस्ट होता है, मतलब अगर आप एक फार्म, आप एक सीड बनाते हो तो इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं हम इंटेंसिव पोल्ट्री सिस्टम की लेयर के बारे में और डीप लिटर सिस्टम के बारे में, ठीक है। केज सिस्टम और डीप लिटर सिस्टम अलग अलग होते हैं। जो ये आपको मुर्गियां देखने को मिलती है इसको हम कहते हैं, तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस है बॉयलर और ये जो हम लेयर बता रहे हैं उसको। तो क्या होता है डिफरेंस, ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बॉयलर और लेयर में जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए फर्क है क्योंकि दोनों की ब्रीड अलग अलग है, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। और स्पेलिंग छूट गया, यहाँ पे आर होगा, ब्रॉयलर, ठीक है। तो ये जो आपको मुर्गी देखने को मिलते हैं ये एक हाइट पे होते हैं, मतलब कहने का मतलब एक सीड के अंदर इसके नीचे एक हमें बेड तैयार किया जाता है, जिसे हम वुड का डस्ट यूज करते हैं, ठीक है। वुड का देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वुड सेविंग्स डस्ट या फिर पैडी हस्क वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है, इसको रहने के लिए। और इसकी पलटन होती है, इसकी जो बीट वगैरह होती है, मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो ये स्टूल होते हैं, मतलब पोटी करते हैं, तो इसी पे रहता है। और ये बाद में एज ए खाद यूज हो जाता है खेतों में। तो ये इस तरीके का इसको वेट तैयार किया जाता है, इसकी वेंटिलेशन साइड से की जाती है और इसमें एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं ताकि अंदर का जो एमोनिया गैस वगैरह है वो बाहर निकल सके। फैन भी दिया जाता है, लाइट भी दिया जाता है, इसको लाइट की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसको हाँ लाइट चाहिए ही चाहिए होता है। मिनिमम जो है आपको आपको 10 घंटे लाइट कम से कम इसको प्रोवाइड करना है, 10 से 12 घंटे के लिए, क्योंकि जब लाइट नहीं रहती, जब अंधेरे रहती है तो ये बहुत शोर करती है और ये खाती भी नहीं है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, अगर खाना ये नहीं खाएगी तो ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ के लिए ही अगर आप ये रख रहे हैं तो आपको लाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मीट पर्पज के लिए यूज होता है, मतलब इसकी मांस हम खाते हैं। और वही अगर हम बात कर लेते हैं केज वाला का, जो कि हमें बैटरी की बात कर ले, केज बैटरी की, जो जिसे हम लेयर कहते हैं, तो ये मुर्गियां जो होती है वो एक प्रोडक्शन के लिए होती है, अंडे के लिए। और इससे पहले हम नॉर्मल इस तरीके का रखते हैं, जब छोटे रहते हैं, तो फिर हम जब छोटे थोड़ा बड़ा जो होने लगते हैं तो इसको हम एक शेड में रख देते हैं, ठीक है, केज में रख देते हैं। अब ये केज में रखने के बाद एक सिस्टम होता है जो ये अंडे देते हैं, तो ये राउंड होकर के, थोड़ा कर्वी होता है, राउंड होकर के एक लेन में आ जाता है, एक रास्ते में। और यहाँ से इसकी टोटी बनी होती है पानी पीने वाली, नीचे भी रहती है लेन पानी पीने वाली और दाना खाने खाने वाली। तो इस तरीके का ये खाती है, जो भी ये स्टूल करती है, जो पोटी करती है, वो नीचे चला जाता है, ठीक है, इस तरीके के। अब इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो हम पहले बता दें इसकी सेटअप की। जो एडवांटेज है, 3 से 5 इंच थिक आपको ऑर्गेनिक लीटर चाहिए होता है, और इसकी भी कॉस्टिंग थोड़ा सा लगती है। आपके एडवांटेज बात कर लेते हैं इससे, जो इसमें क्लीनिंग करने में आपको लेबर इसमें कम लगते हैं, इजिली क्लीन हो जाते हैं। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इसमें, मैन्युअल इंक्रीज हो जाता है, रिस्क ऑफ बैक्टीरियल एंड पैरासाइट डिजीज, तो ये आपको डिजीजेस वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है अगर आप खेतों में देते हैं तो।
केज की बात कर लेते हैं, केज वाला सिस्टम की। तो इसमें आपको स्मेल वायर नेटिंग लगाने की जरूरत होती है, जो कि जो आपको सेटअप्स में थोड़ा सा महंगा देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा क्या, इससे बहुत ज्यादा महंगा देखने को मिलता है। हाई बर्ड डेंसिटी होती है, मिनिमम फीड वेस्टेज देखने को मिलती है, तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज वही है कि इनिशियल जो का इनिशिएशन जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं ब्रूडर मैनेजमेंट के बारे में, कैसे हम ब्रूडिंग करते हैं। तो प्रिपरेशन क्या है, पहला रूल हमारा जो है होवर ब्रूडर है। ब्रूडर को हम रखते हैं, गैस ब्रूडर को हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक इंफ्रारेड का यूज करते हैं, और बुफरी हीटर। तो ये ब्रूडिंग के लिए है, जब आपको नॉर्मल अगर आप मुर्गियां रखे हो उसको ब्रूड करने के लिए, तो इस तरह का ब्रूडर रख सकते हो, जिससे हीट की वजह से वो ब्रूडिंग कर सके और अंडे का जो है अंडे मतलब वो निकाल सके, ठीक है, एक का प्रोडक्शन कर सके। तो वैसे ब्रीड में मतलब जो मैंने आपको देसी वगैरह बनाया, तो कुछ ऐसे ब्रीड होते हैं जो ऑटोमेटिक खुद मतलब मैनुअली नहीं उसको करने की जरूरत है, वो अपने आप ही वो क्या करते हैं, हीट देते हैं और अपने आप ही वो पालन पोषण करते हैं, ठीक है, अंडे अपने आप ही सेवते हैं, उसको सेवना बोलते हैं। लेकिन जो नहीं अपने आप अंडा सेवते हैं, मतलब जो चाइनीज वगैरह की बात कर लेते हैं, जब वो अंडा देते हैं, तो आप आर्टिफिशियली तरीके से ब्रूडिंग के चैम्बर में रखे ब्रूडर प्रोवाइड करके आप ब्रूड कर सकते हो, ठीक है। अब प्रिपरेशन रूल की बात कर लेते हैं। आपको पहले स्प्रे करना है, फॉर्मलिन से स्प्रे कर लेना है, सैनिटेशन करना है अच्छे तरीके से फार्म में, और आपको एक राउंड ऐसे स्टील का एक शीट लेना है, जिसमें आपको न्यूज़पेपर वगैरह यहाँ पे डालना है। और देन छोटे से जो चिक्स देखने को मिलते हैं, छोटे से चिक्स देखने को मिलेंगे आपको, वो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे चिक्स को यहाँ पे रखना है कम से कम आप 1 वीक तक इस पे रखोगे। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब दाना इस पे स्क्रैटरिंग करोगे, जब ये सीख जाएगा दाना खाना खाना थोड़ा, उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज कर देना है, थोड़ा सा स्पेस इसको बढ़ाना है। देन आपको डब्बे लगाने हैं। डब्बे जो है आपको दाना वाले, आपको ऐसे दाना वाले डब्बे जो है आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से ऐसे लटकाए जाते हैं, और ये इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें दाना होते हैं, ऊपर से रखते हैं, दाना रखे जाते हैं और यहाँ पे निकलते जाते हैं और ये खाते जाते हैं। तो इस तरीके का दाना, और ये पानी का भी इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। ये इस तरीके का पानी वाला भी दिखने को मिलता है, या पानी ऊपर पलट देते हैं, पानी धीरे धीरे निकलते रहता है, पीते जाते हैं। तो अब बहुत सारा ऑटो ड्रिंकर वगैरह भी आ गया है, तो ऊपर से आप पाइप के थ्रू जो है वो पानी डाल सकते हैं, इसमें डायरेक्ट इसमें कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि 30 से 45 सेंटीमीटर, यानी कि 1 से 1.5 फीट हाई बैरियर आपको बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो वो चिक्स जंप करके बाहर चले जाएँगे और उसको वो मर जाएँगे। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उस टाइम, ठीक है? तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब ये राउंड आपको इसलिए बनाना है, आप सोचोगे कि स्क्वायर में भी तो रख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में ये होगा कि ये कॉर्नर पकड़ लेते हैं। इनका ये एक तरीके का लक्षण होता है, ये कॉर्नर पकड़ेंगे, इसके एक के ऊपर दूसरे जाएँगे और ये चपके मर जाएँगे। तो आपको इसको थोड़ा-थोड़ा इसको फैलाते रहना भी है। अगर आप चाहते हैं इसका वीडियो देखना, तो अगेन आप हमारे चैनल एग्री फेयर पे विजिट करें, और वहां पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारा डे बाय डे प्रिपरेशन करके उस पे एग्री फेयर पे आपको पोल्ट्री का वीडियो मिल जाएगा, कई सारे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, तो पशु आहार के बारे में। तो पहले आपको बता दें कि जो हम वर्क ग्रोथ और जो लैक्टेशंस वगैरह होती है, जो ऊर्जा वगैरह होती है, उसकी बात कर लेते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, इसमें फाइबर इसेंशियल्स होते हैं, मिनरल्स वगैरह जो है इसमें मिलते हैं। तो 6 बेसिस जो है न्यूट्रिएंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, पोषक तत्व वगैरह, जो पानी वगैरह, विटामिन वगैरह, ये सब जो है उसमें मिलते हैं। तो मतलब बात कर लेते हैं जो एनिमल के न्यूट्रिशन की, पशु आहार के बारे में, तो ये सब चीजें जो है उनको चाहिए होता है, तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे दाना ऐसे मिलते हैं मार्केट में, जिसे हम देते हैं उनको। क्योंकि ऐसे अगर सिर्फ आप एक ऑर्गेनिक अगर सोचोगे कि चारा पे छोड़ देते हैं, तो इनकी आपूर्ति उतनी नहीं हो पाती है। सेम एज जैसे कि अगर हम खाते हैं कि सिर्फ साग सब्जी खाएंगे, तो क्या आपूर्ति होगी, हर चीज खाना है ना। अब फैक्टर देखते हैं, फैक्टर डिटरमाइनिंग फीड इंटेक। फीड इंटेक कैसे करते हैं, पहले आपको क्लाइमेट कंडीशन देखना है, किस टाइप का क्लाइमेट है। एनिमल जो है वो कम खाते हैं, कम पानी पीते हैं जब हॉट वेदर रहता है, जब हीट स्ट्रेस में रहते हैं तो कम खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको खाना ठूसते जाए, देते जाए। तो अगर ज्यादा खा भी लेते हैं, अगर एनिमल तो थोड़े समझदार भी होते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं वो उतने समझदार नहीं होते हैं। या फिर फिश की बात कर लेते हैं, अगर ज्यादा आप उसको दाना देंगे ना, अगर ज्यादा उसको आप फीड देंगे,
तो वो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देंगे, वो खा ही जाएँगे, ठीक है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाते हैं, खाएँगे और वो मर जाएँगे, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ स्टेटस चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा जो है वो एनिमल को चेक करते रहें क्योंकि एनिमल बोलते नहीं है कि मैं बीमार हूँ, वो खाना ही छोड़ देते हैं। सबसे जो जो सबसे जो देखने वाली बात है, गंभीर बात ये है कि खाना छोड़ देते हैं, तो ईज़िली जो है वो अगर हेल्थ उसका खराब है, तो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, ठीक है? उसके बाद स्वाद की बात कर लेते हैं, एनिमल प्रेफ़र करते हैं स्वीट टेस्टी फीड, ठीक है? इससे हम खाना में इस तरीके का चीज़ों को मिला करके भी इसको हम दे सकते हैं, ठीक है? फ्रूट्स वगैरह उसको हम देंगे उसमें मिला वगैरह करके या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हैं, गुड़ वगैरह उसको मिला करके देंगे, ठीक है? फिजियोलॉजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं तो मेटाबॉलिक डिपेंड करता है एग्जांपल अगर लैक्टिंग डेयरी के लिए आप यूज़ करते हैं तो जो सिग्निफिकेंटली मोर एनर्जी इनको चाहिए होता है मतलब दूध देने के लिए ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए होती है ना तो ज़्यादा आप उस चीज़ का कैल्शियम वगैरह का आप ख्याल रखें एक्स्ट्रा पोर्शन वगैरह इसको दें तभी वो दूध देंगी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चारा चरा रहे हैं आप सोच रहे हैं कि दूध हम लेते जाए वो दूध इतनी नहीं देती है ठीक और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जो आप नहीं खाते हैं वो खाना गाय को भी मत खिलाएँ क्योंकि अगर आप नहीं खाते हैं, तो वो कैसे खाएगी? तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि उसका भी टेस्ट बड्स जो होता है, वो आपके जैसा ही होता है, उसको भी इस तरीके का खाना पसंद है, तो प्लीज़ उसको खिलाएँ। प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो उनको प्योर वेजिटेरियन में बहुत सारे वैराइटीज़ आते हैं खाना में, उनके फीड के हिसाब से वो चेंज करते जाएँ, एक ही चीज़ म ना खिलाएँ, ठीक है? चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ लाइवस्टॉक की बात कर लेते हैं। क्या है प्रिंसिपल फीडिंग का? तो पहले आपको क्वाड्रेंट में बताया था जब कि काल्व्स होते हैं, जो बछड़े होते हैं छोटे से, जो कि क्या करते हैं मतलब 2 आवर्स तक वो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं मतलब कि अपनी माँ का जो दूध पीते हैं वो। उसके बाद जो है वो काब्स का स्टार्टर आता है रूमेन जब जन्म के 2 घंटे के भीतर जो है उसको कोलेस्ट्रॉम बीमारियाँ से लड़ने की ताकत देता है वो दूध, तो दूध ज़रूर पिलाएँ, दूध नहीं पिलाइएगा तो बच्चे बीमार पड़ जाएँगे, ठीक है? क्वाड्रेंट 2 की बात कर लेते हैं जब प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है जो गाय उसको उस टाइम जो है वो आपको लास्ट ट्राइमेस्टर तक बॉडी जो है वो क्या होता है रिजल्ट्स पर होते हैं लैक्टेशंस और हेल्दी कार्ब्स के लिए आपको उस तरीके का खाना खिलाना होगा क्वाड्रेंट थ्री में जो है वो लैक्टिंग मिल्च मतलब जो दुधारू बनते हैं उसमें हमें आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत है आपको एक्स्ट्रा फीड देना है हाई मिल्क यील्डिंग फीड्स वगैरह आपको प्रोवाइड करना है ठीक है बुल्डॉग्स पहले बैल की बात कर लेते हैं, जो बैल होते हैं उन्हें एनर्जी डेंस डाइट देने की ज़रूरत है, जो कि ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें हो ताकि वो ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा थकते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, तो इस हिसाब से उनको भी आहार देना होगा, ठीक है? चलिए, अब जान लेते हैं पोल्ट्री न्यूट्रिशन की, तो जो पोल्ट्री न्यूट्रिशन में क्या-क्या चीज़ आती है, आपका प्रोटीन जो है 20 टू 22% प्रोटीन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, इसको ठीक है, स्टेज वाइज़ हम समझ लेते हैं, कैल्शियम चाहिए होता है और कैलोरीज़ चाहिए होता है। अब किस चीज़ के लिए क्या चाहिए होता है? पहले जो है प्रोटीन चाहिए होता है जब छोटे जो चूजे होते हैं, आप 8 हफ्ते तक आप कह सकते हैं इसको जो स्टार्टर मैस बनते हैं, तो 0 से 8 जो कह लेते हैं, अगर डेज़ की बात कर लेते हैं, 8 वीक्स की बात कर लेते हैं, तो आपको इसको चूज़ों को आपको एक्सट्रीमली हाई प्रोटीन देने की ज़रूरत है, जो कि बॉडी ऑर्गन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। स्टेज 2 की बात कर लेते हैं, जब जो पुलेट्स ग्रोवर्स बनते हैं, तब आपको क्या करना है, एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट थोड़ा-सा करना है और इसमें आपको एनर्जी बढ़ाने वाली चीज़ों को देना है, जो कि क्या करें फैट वगैरह थोड़ा-सा ले एग लेइंग के लिए तैयार हो एग लेइंग के लिए हम इसमें देसी वगैरह का बात कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें मीट पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, अंडे के लिए भी होते हैं। थर्ड हमारा है कैल्शियम 3 टू 4% कैल्शियम देने की ज़रूरत है। जब आप कैल्शियम देते हो, तभी इसके एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स में कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। तभी जो अंडे हैं ना, ये हार्डनिंग आपको जो सेल दिखते हैं, अंडे के जो सेल, वो हार्ड होगा। अगर कैल्शियम की कमी रहेगी ना, तो ये फुलफुला टाइप का रहेगा, प्लास्टिक टाइप का, पॉलीथीन टाइप का या फिर बलून टाइप का देगा, जो कि अंडे एग ले करेंगे और वो फट जाएगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। देन ब्रॉयलर अंडे की बात कर लेते हैं। ये हमने चिक्स की बात किया है, पुलेट की बात किया, लेयर की बात किया, हम ब्रॉयलर की बात कर लेते हैं, जो चिकन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपको कंटीन्यूअस जो है फीड आपको देना है मैक्सिमम मसल वेट के लिए आपको 6 वीक तक आपको 6 हफ्ते तक मतलब आपको देना है। तो ये अलग-अलग आता है। पहला आता है हमारा प्री स्टार्टर, ठीक है? प्री स्टार्टर,
स्टार्टर जिसे हम क्रम्स के नाम से बोलते हैं, स्टार्टर क्रम्स, और देन फिनिशर आता है, ठीक है? तो ये 3 स्टेजेस का इसको दाना दिया जाता है। वो इसके ऐज के अकॉर्डिंग दाना का जो है, इसमें अलग-अलग प्रोटीन का मात्रा होता है, अलग-अलग जो है इसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह इसमें अलग-अलग पाए जाते हैं हर चीज़ में, ठीक है? तो सब कुछ इसमें होता है, तो इस हिसाब से दाना ज़रूर दें। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ़ अगर हम मक्के को पीस के ही दे रहे हैं, आटा ही दे रहे हैं खाने के लिए, या दरदरा दाल दे रहे हैं, उससे सिर्फ़ नहीं होगा। इसकी जो दाना बनाई जाती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है, ठीक है? कंज़र्वेशन ऑफ ग्रीन फूडर की बात कर लेते हैं, कैसे कंज़र्व करते हैं ग्रीन फूडर जो हरा चारा होता है, उसकी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम जो हे मेकिंग की बात कर लेते हैं, हे बनाना, जो हम बोझा बनाना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, मॉइस्चर लेवल 15% अगर होती है, तो जो मैकेनिज़्म होती है, ड्राइंग से बचने के लिए हम इस चीज़ को करते हैं कि अंदर का जो चीज़ें होती है, ड्राई ग्रास जो होती है, वो सूखना बंद हो जाती हैं। अगर मान लो अगर नहीं सूखते हैं अच्छे तरीके से, तो क्या इसमें मोल्ड हो जाते हैं, फफूंद वगैरह इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक? मेथड 2 की बात कर लेते हैं जो कि सीलेज मेकिंग है, तो आपको सीलेज बनाना चाहिए होता है, ऊपर से कवर करना होता है क्योंकि अगर क्रॉप की जो सीलेज बनेगी, जो मेज़ वगैरह, सोरगम वगैरह की बात कर लेते हैं, मॉइस्चर लेवल 65 से 70% अगर दिखेंगे, तो जो है वो चॉप्ड और पैक्ड टाइटली होंगे, ठीक है? एयर टाइट फिट देखने को मिलते हैं। तो उसमें एनोर्बिक बैक्टीरिया और शुगर, लैक्टिक एसिड्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो पिकल्ड ग्रास जो है उसको हम बोलते हैं पिकल्ड ग्रास। तो ये मैकेनिज़्म है, अलग-अलग मैकेनिज़्म आपको ध्यान देने की कंज़र्व करने का मतलब इसको स्टोर करने का अलग-अलग तरीका है, तो उस हिसाब से स्टोर करें। और फीड में हमने बात किया है 2-3 बात करेंगे पहले डायग्नोस्टिक हम विटल साइन को समझ लेते हैं, क्या-क्या हेल्थ इश्यू हो सकता है। अगर हेल्दी है एनिमल, तो इसके बिहेवियर जो है, इसकी पोस्चर वगैरह जो है, वो आप देख कर के पता लगा सकते हैं। जो फिजिकल जो है, वो ब्राइट आइज़ देखने को मिलेंगी, ये स्मूथ शाइनी कोट देखने को मिलेगी, चमकीली आँखें, चमकदार त्वचा। और विटल्स की बात कर लेते हैं तो रेगुलर रुमिनेशंस में आपको कर्ड च्यूइंग देखने को मिलता है, मतलब ये ना चबाते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? और जुंगानी की बात कर लेते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है 101.5 फ़ारेनहाइट डिग्री आपको काऊ को देखने को मिलेगी। नॉर्मल यूरिन के टाइम का हम बात कर रहे हैं, यूरिन की जो टेम्परेचर है तो। सिक काऊ जो होती हैं, इनका साइन होता है, जो इसकी बिहेवियर होती है, वो डल हो जाती है अपीयरेंस, आइसोलेट कर जाती है बाकी लोगों से। मतलब हर्ड कहने का मतलब कि अगर एक गाय है, तो ऐसे ही 2, 4, 5, 6 अगर गाय है, तो उसके बीच से ये हट जाएगी। ठीक? सिक काऊ की ये निशानी है। फिजिकल बात कर लेते हैं, तो ये इसकी ईयर्स जो होती है, वो ड्रॉप हो जाती है, नीचे की तरफ देखने को मिलती हैं। और आईज़, नोज़, माउथ जो है उसे डिस्चार्ज एब्नॉर्मल डिस्चार्ज दिखेंगे। मुँह से लार्वा निकलने जो होते हैं, वो निकलते हुए दिखेंगे। विटल्स की बात कर लेते हैं, जंगुली बंद हो जाएँगे इसके और सडन ड्रॉप इन मिल्क। मिल्क में आपको अचानक से गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट कहने का मतलब कि अगर मान लो मिल्क जो है अगर आप 10 लीटर ले रहे हो सकता है कि 5 टू 6 लीटर आपको देखने को मिले। तो बिहेवियर ज़रूर चेक करें। अब कैटल पैथोलॉजी को हम समझ लेते हैं, वायरल जो है कॉन्टेजियस थ्रेड्स वगैरह जो है आपको बचने की ज़रूरत है, जो कि राइंडर पेस्ट की बात कर लेते हैं, कैटल में होता है प्लेग जो कि आपको इरेडिकेटेड होते हैं, तो इससे आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इटियोलॉजी की बात समझते हैं, ये वायरल होता है, अगर एक गाय को हुआ तो आपको पूरे जितने भी आपके स्टेट्स में गाय है, सभी को हो जाएँगे। सिम्पटम्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली हाई फीवर देखने को मिलते हैं, ब्लड स्टेन्स, डायरिया वगैरह देखने को मिलते हैं, माउथ अल्सर देखने को मिलते हैं, तेज़ बुखार, खूनी दस्त और मुँह में छाले देखने को मिलते हैं, ठीक है? फूट और माउथ डिजीज़ की बात कर लेते हैं एफएमडी जिसे हम खुर पक्का और मुँह पक्का रोग भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि ये भी वायरल होते हैं और इसके सिम्पटम्स जो होते हैं आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं टंग में छाले टाइप के, लिप्स, हुप्स और लिम्पिंग देखने को मिलते हैं, सैलिवेशंस ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। कंट्रोल करने के लिए बायएनुअल एफएमडी वैक्सीनेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेबीज़ की बात कर लेते हैं, रेबीज़ जो है वो इटियोलॉजी वायरल है, फैटल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, वाइड एनिमल बाइट मतलब अगर कोई जंगली जानवर अगर काट लेता है, तो उससे रेबीज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है? एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, ये कॉन्टेजियस क्या होंगे, ब्लोइंग होंगे, पैरालिसिस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? गिर जाएँगे, इसके अंग काम नहीं करेंगे, लड़खड़ाएँगे, तो ये सब होता है। तो पोस्ट बाइट एंटी रेबीज़ वैक्सीन वगैरह ज़रूर दें, मतलब गाँव वगैरह में या फिर शहर में भी कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ पे कुत्ते वगैरह जो है वो घूम जाते हैं या फिर कोई ऐसे जानवर,
जो काट लेते हैं, कुत्ते से हालाँकि ज़्यादा होता है रेबीज़, तो इससे बचाव देने की ज़रूरत है। ठीक है? कैटल पैथोलॉजी की बात कर लेते हैं, बैक्टीरियल पैथोजेन इन्फेक्शन वगैरह। तो हैशमोरजियस करके नाम आता है, जिससे हम गला गलाघोटू के नाम से जानते हैं, जिसकी इटियोलॉजी होता है बैक्टीरियल अटैक होता है बफेलो वगैरह में, रेनी सीजन में आपको देखने को मिलता है। सिम्पटम जो है हाई फीवर है, सेवरे थ्रोट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ब्लैक क्वार्टर की बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं लंगड़ा बुखार, जो कि बैक्टीरियल होता है, सॉइल बॉर्न्स होता है, मिट्टी में अगर आप रखते हैं गाय वगैरह को ज़्यादा दिन, तो मिट्टी से इसकी जो है ये बीमारी देखने को मिलते हैं। आगे है हमारा मैस्टिटिस, जो कि है थैलेला रोग, जो कि ये भी बहुत बहुत खतरनाक होता है थैलेला रोग। इटियोलॉजी एक बैक्टीरियल यूडर इन्फ्लेमेशन होता है, जो कि थन मतलब इसकी जो थन होती है, मतलब इसकी मेमोरी ग्लैंड होती है, इसमें ये प्रॉब्लम पड़ जाता है। वाइटरी और येलोइश मिल्क देखने को मिलते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, कभी-कभी दूध में खून भी निकल जाते हैं, ठीक है? थक्के बन जाते हैं, ये हार्ड हो जाते हैं। तब बिल्कुल मिल्किंग ना करें, तब दूध बिल्कुल ना निकालें इससे, इसकी अच्छे तरीके से केयर करें, इसकी जो थन होती है, उसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करें, स्टरलाइज़ेशंस वगैरह करें, ठीक है? ट्राइपोसोमियासिस नाम कर का जो सरा जिसके हम कहते हैं सरा, ये जो है वो मक्खी वगैरह से होती है, प्रोटोजोआ वेक्टर होता है, जो कि फ्लाई वगैरह इसके काटने से हो जाते हैं, जो इससे बुखार और एनीमिया जैसा चीजें आपको देखने को मिलते हैं। बेबिसोसिस टिक की बात कर लेते हैं, जो कि प्रोटोजोआ वेक्टर होता है। किलनी की बात कर लेते हैं, किलनी, जिसका रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, कॉज करता है, रेड ब्लड जो है वो रेड वाटर की तरह बन जाते हैं, ठीक है? कॉफ़ी कलर यूरिन आपको देखने को मिलता है इसमें। तो ये सब कुछ जो है सिम्पटम्स, पैथोलॉजीज़ वगैरह आपको देखने को मिलती है। अब बात कर ले रहे हैं पोल्ट्री पैथोलॉजी की, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मेजरली आपको देखने को मिलता है। हमारा है सबसे अहम रानीखेत डिजीज़, इसमें ये वायरल होता है और इसमें गैस्पिंग एयर की बात कर लेते हैं। गैस्पिंग एयर देखने को मिलता है, ट्विस्टेड नेक, गला जो है मुड़ करके ये इसकी मौत हो जाती है। जब आपको ऐसा लगने लगे, तो अचानक से उसको निकाल करके फेंक दें और इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर दें, क्योंकि देखिए इसमें गर्दन मुड़ना और हरे रंग का जो दस्त होता है, वो आपको रानीखेत में देखने को मिलता है। मतलब इसकी जो कोटिंग करते हैं ग्रीन, 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 ग्रीन देखने को मिलता है, तो इसके सिम्पटम्स वही है, रानीखेत का है। और ये पूरे के पूरे फार्म जो है वो साफ हो जाता है। कहने का मतलब कि पूरे के पूरे फार्म में जितने 100 1000 जितने हो सब मर जाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। वैसे ही फॉल पॉक्स है, ग्लूमरो डिजीज़ है और कोक्सीडियस है। तो ये अलग-अलग डिजीज़ वगैरह है, वो अलग-अलग टाइम पे जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है, तो इसकी वैक्सीनेशन होती है, उसको स्किप बिल्कुल ना करें। वैक्सीन ज़रूर लें, F1 वैक्सीन, F2 वैक्सीन करके आते हैं। आप जानते हैं एडवांस रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, एआई के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसके ऊपर डिटेल लेक्चर है, अगर आप बीसीसी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीयूईटी का अगर आप स्टूडेंट हैं, तो उस लेक्चर को ज़रूर जाकर एक बार देख लें, जो कि हमने एआई के ऊपर वीडियो बनाया है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर वीडियो बनाया है। ये हमारा 196 डिग्री सेल्सियस जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये है एक्चुअल में लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है? लिक्विड नाइट्रोजन जो कि बहुत ठंड होता है, जो कि आपको पता है इसकी टेम्परेचर कितनी होती है, -196 डिग्री सेल्सियस होती है, जिसमें एक इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट को इसमें स्टॉक करके रखते हैं, जो अलग-अलग जो ब्रीड आते हैं क्रॉस कराने के लिए, इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट्स के जो स्ट्रॉ होते हैं, ठीक है? जैसे कि स्ट्रॉ होते हैं पाइप, उसमें सीमेंट को स्टोर करके हम एक पाइप में रख के इसको स्टोर करते हैं इसमें, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे एक तो होता है कि सीमेंट की क्वालिटी खराब नहीं होते हैं, ये मरते नहीं हैं, क्योंकि सीमेंट जो आपको पता है कि ज़्यादा टाइम तक अगर ओवन एनवायरनमेंट में रहे, तो सीमेंट डेड हो जाएँगे। ठीक है? फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए इसमें हम फ्रीजिंग का काम करते हैं, जिसको कहते हैं सीमेंट को फ्रीज़ करना, इसमें हम फ्रीज़ करके रखते हैं और जब हम यूज़ में आते हैं, तब इसमें से सीमेंट निकालते हैं और क्या करते हैं, इसे हम इंजेक्ट करते हैं काऊ के अंदर, ओके? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं बायोकेमिकल ऑफ मिल्किंग। दूध दूहने का क्या तरीका होता है? इसे हम बोलते हैं ओपन हैंड मेथड, जो आपको देखने को मिलता है, हैंड मिल्किंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें तरीका क्या है? जब आप दूध दूहते हैं, तो पहले ना
इसे अच्छे तरीके से थोड़ा-सा मॉइस्चर दिया जाता है। अगर ये रफ और टफ अगर हो गया है ओपन एनवायरनमेंट में, इसको हल्का-सा मस्टर्ड ऑयल वगैरह लगाते हैं, वॉश करते हैं अच्छे तरीके से थन, देन हम इसको फुल हैंड पकड़ करके हल्का-सा नीचे की तरफ इसको पुश करके हल्का-सा नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, तब ये दूध आना शुरू होता है। ठीक है? तो पूरे पंप तरीके को अच्छे तरीके से पकड़ेंगे। अगर हम इस तरीके से पकड़ते हैं, तो ये काऊ को तो पेन होता ही है, साथ में अच्छे तरीके से आप दूध को नहीं ले सकते हो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इसके निपल्स में पेन होंगे यहाँ। और ये तरीका तो बिल्कुल गलत है, जो इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। स्ट्रिपिंग जो है ये नकलिंग इस तरीके से आपको खींचना नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, डर होता है। हो सकता है कि आपको लात भी मार दे ये काऊ और इसके जो निपल्स में इसको पेन होंगे, साथ में इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, अगर ये कट गए हैं तो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से आपको ओपन हैंड मेथड में मिल्क निकालना है। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में आपको 2 प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। पहला जो है वो आप अच्छे तरीके से जो ग्लव्स वगैरह का यूज़ करेंगे, सैनिटेशन का यूज़ करेंगे। ध्यान रखेंगे जहाँ पे आप मिल्क निकाल रहे हैं वहाँ पे गोबर वगैरह, यूरिन वगैरह देखने को ना मिले। साथ में जब आपको दूध का जो जार वगैरह हो वो आप साइड रखेंगे, सामने लेग के साइड ना रखें क्योंकि ये लात मारेगी तो दूध का जो कैन वगैरह होते हैं वो पलट जाएँगे, ठीक है? और हैंड वॉश करने के लिए एक एरिया ज़रूर रखें। वॉशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्लीनिंग के लिए जो है वो वॉश करते रहना ज़रूरी है क्योंकि सैनिटेशन में सबसे बेस्ट पहला आपका प्रोसीजर जो है वो वाटर ही है। वाटर से ही आप करते हो उसके बाद फिनाइल डेटॉल वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है? अब हम जानते हैं मॉडर्न एक्वाकल्चर के बारे में यानी कि हम इसमें फिशरीज़ के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम एक्वाकल्चर के बारे में जानेंगे। एक्वाकल्चर में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है? तो हाई सेंसिटिव मेथड होता है जिसमें हम 5 से 6 फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ को एक साथ में हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जो कि अलग-अलग मछली की प्रजाति होती है, कुछ जो होते हैं वो डीप डीप वाटर में रहना प्रेफ़र करते हैं, कुछ जो है वो मिडल में रहना प्रेफ़र करते हैं और कुछ जो है जो अपर में रहते हैं, ठीक है? प्रेफ़र करते हैं, कहने का मतलब ये नहीं है कि इनका मन करेगा तो ऊपर रहने लगेंगे, इनकी जाति ही ऐसी है, वो इस तरीके के रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइंस, तो डिफरेंट फीडिंग हैबिट अक्रॉस द वाटर डेप्थ रिजल्ट इन ज़ीरो कॉम्पिटिशन। तो आपको पता है कि एक लेयर है, अगर मान लो स्पेस की बात कर लेते हैं, पानी में एक लेयर बना देते हैं कि 1 से 2 फीट तक दूसरी मछली रहेगी, 2 से 5 तक दूसरी मछली रहेगी, 5 से 8 तक दूसरी मछली रहेगी। तो इसके बीच का कोई कॉम्पिटिशन उतना नहीं देखने को मिलेगा। उस तरीके का दाना बनाया जाता है, मतलब इसकी फीड बनाई जाती है। कुछ होते हैं फ्लोटर जो ऊपर तैरते रहते हैं, तो ऊपर वाले के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। एक होता है मीडियम टारगेट, तो मीडियम के लिए जो भारी होते हैं दाने वो नीचे के लिए होते हैं, जो नीचे रहते हैं उनके लिए। तो नीचे में जो आपको देखने को सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं कतला, ठीक है? कतला जो मछली होती है वो, उसके बाद जो देखे जाते हैं वो होते हैं रोहू मछली। उसके नीचे जो देखने को मिलता है वो आपको मृगल जो मछली होती है, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है? पॉन्ड फ्लोर के नाम से भी इसको जानते हैं और ये सबसे लोअर ज़ोन पे देखने को मिलता है, ये काई वगैरह भी खाते हैं। अब जानते हैं मॉडर्न एक्वाकल्चर में आपको कैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक जो केज कल्चर की बात कर लेते हैं और एक बायोफ्लॉप की बात करते हैं। बायोफ्लॉप जो होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है, प्लास्टिक की बात कर लेते हैं या फिर ऐसे एक शीट होती है जहाँ पे एक क्लोज़ एनवायरनमेंट में मतलब इससे हम आप चाहें तो टेरेस पे भी आप बना सकते हैं या फिर एक छोटा-सा स्पेस में भी आप मछली पालन कर सकते हैं। सेम एज़ जैसे कि आप घर में जैसे आप एक्वेरियम रखते हो उस तरीके का, ठीक है? तो उसकी एनवायरनमेंट और हाई डेंसिटी जो है इंडोर फार्मिंग में यूज़ होता है। इसमें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो कि इसको क्लीनिंग करते रहना है क्योंकि इसमें क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मछली जो है वो बहुत गंद फैलाती है। तो इसमें एडवांटेज यही है कि आपको वाटर एक्सचेंज करने की इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है क्योंकि आपको बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में को फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है और फ़िल्टर ही क्लीन करता है। ठीक केज कल्चर की बात कर लेते हैं तो केज कल्चर में हम एक वाटर में ही जैसे रिवर्स वगैरह में या फिर पॉन्ड्स वगैरह में ही हम क्या करते हैं एक केज लगाते हैं और कम दूर में ही मतलब पानी बाहर से ही रहता है लेकिन इसमें नेट लगे रहते हैं उसके बीच में ही हम इसको फीड वगैरह देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं प्रोपागेट करते हैं कहने का मतलब कि आपने अ, ये नहीं करता है आपने लीज पे नहीं लिया लीज पे आप पॉन्ड्स ही ले सकते हो ठीक है पोखर, तालाब ही ले सकते हो। अब रिवर तो किसी से लीज़ पे लोगे नहीं।
ठीक है, ये तो गवर्नमेंट का है और मछली यहाँ रखोगे तो यहाँ से बह के पता नहीं किस गाँव में चला जाएगा, किस शहर में चला जाएगा। तो इसलिए एक एक निश्चित जगह पे ऐसा करते हैं हम इसको बनाते हैं और वहीं से मछली पालन करते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी गंदगी जो है उतनी गंदगी आपको दिखती नहीं है, साफ हो जाती है, रनिंग वाटर रहते हैं, पानी भी इसको शुद्ध मिलते हैं और साथ में इसको खाना वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, तो उसका नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा एग्रीफेयर वेबसाइट पे। अगर नहीं मिलते हैं, तो आपको नोट्स के लिए जाना है टेलीग्राम पे, ठीक है? टेलीग्राम जो है वो हमारा चैनल है जो कि आपको नाम मिलेगा जब आप सर्च करोगे एग्री फेयर तो मिल जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं मिलता है एग्री फेयर क्लासेस सर्च करें, ठीक है? तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको आर्टिकल्स मिलेंगे अगर वेबसाइट पे आप जाते हैं और आपको वेबसाइट पे मिलेगा क्विज़, ठीक है? क्विज़ देखने को मिलेगा वहाँ पे और ए टू ज़ेड आपको डिक्शनरी देखने को मिलेगा जो कि एग्रीकल्चर का फोकस जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स वगैरह है, इसके ऊपर, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ाई किया है, क्या-क्या हमने जाना है, तो एनिमल एंड फिश प्रोडक्शन को पहले हम समझ लेते हैं, जो कि अभी ही जस्ट पढ़ा है। तो इसमें हमने ब्रांचेस बात कर लिया है, हमने न्यूट्रिशन और कंज़र्वेशन के ऊपर हमने बात किया है। बैलेंस जो है रेशंस क्या हो सकता है, फूडर कैसे हो सकते हैं, सीलेज वगैरह। उसमें हमने डेयरी में हमने बात किया था एआई के बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में, फिस्टिंग के बारे में। फिर हमने पैथोलॉजी में हमने बात किया वायरल के बारे में, बैक्टीरियल के बारे में, पैथोजन के डिजीज़ के बारे में। फिर हमने कंपोज़िट, बायोफ्लॉक और केस कल्चर के बारे में यानी फिशरीज़ में हमने बात किया है। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहला है नोड 1 में आपको जेनेटिकली चीज़ें समझाइए। क्या आपको सिलेक्ट करना है उस ब्रीड को, जीन को कि कितना आपको दूध चाहिए, कैसा दूध चाहिए, क्वालिटी कितनी चाहिए होती है। और इस टाइप का मतलब क्वालिटी कैसी चाहिए होती है आपको दूध पतले चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा चाहिए। उसके ऊपर जो है वो ब्रीड का सिलेक्शन करना है। साथ में आपको टेम्परेचर वगैरह भी आपको ध्यान देना है कि अगर बाहर का ब्रीड है दूसरे कंट्री का, अगर मान लो ठंडे जगह से आप लेके आए हो और गर्म जगह पे आप रखोगे, तो वहाँ पे वो नहीं रह पाएँगे ना, उसको आपको ऐसा टेम्परेचर देना पड़ेगा, एसीज़ वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है? नोट 2 की बात कर लेते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया कि प्रॉपर ओरिएंटेशन देना होगा, कैसे आपको इसमें वेंटिलेशन देना पड़ेगा, एग्ज़ॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा। एमोनिया निकलने के लिए ऐसे आपको स्पेस देनी पड़ेगी। फिर हमने बात किया न्यूट्रिशन फ्यूल के बारे में, बैलेंस डाइट वगैरह आपको देना पड़ेगा। कैसे-कैसे जो है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पे बात किया। फिर हमने आउटकम और इनकम के बारे में बात किया है। तो दोस्तों ये थी वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ एक बार वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है।